क्रोमोसोम का केमिकल कॉम्पोजिशन पढ़ा था, जिसमें क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, proteins, certain minerals are there. Now how these nucleic acids, especially DNA, gets associated with protein, इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर प्रपोज किए गए. सो अब अपन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. टू एक्सप्लेन बाइंडिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड with protein, especially histone protein, different models were proposed. सबसे पहला मॉडल folded fiber model. Folded fiber model. This folded fiber model was proposed by Dupuy and Riss. इस फोल्डेड फाइबर मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए की एक लंबी चेन होती है जो फोल्ड होगी और इस फोल्डेड स्ट्रक्चर की थिकनेस 30 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगी, जिसके चारों ओर प्रोटीन होगा. यानी इस मॉडल के अकॉर्डिंग अ सिंगल लॉन्ग चेन ऑफ डीएनए गेट्स फोल्डेड टू फॉर्म ए 30 नैनोमीटर थिक स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ प्रोटीन, स्पेशली हिस्टोन प्रोटीन. Now this model cannot explain replication. इसके अकॉर्डिंग रेप्लिकेशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसलिए इस मॉडल को डिस्कार्ड किया गया. सेकेंड मॉडल न्यूक्लियोसोम मॉडल. न्यूक्लियोसोम मॉडल प्रपोज्ड बाय कॉर्नबर्ग. According to nucleosome model proposed by Kornberg, DNA and histone protein combines to form bead-on string-like structure. So DNA and histone protein combines to form beads on string like structure. So इस मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्बिनेशन बनता है और वो बीड्स इन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, जिसमें bead is formed by histone protein and string of DNA is present. Now इसमें लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था हिस्टोन के टाइप्स. हिस्टोन प्रोटीन 5 तरह के H1, H2A, H2B, H3 और H4, 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. इसमें से ये 4 हिस्टोन प्रोटीन के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक ऑक्टामेर फॉर्म करते हैं, जिसे न्यू बॉडी कहा जाता है. यानी ऑक्टामेर और न्यू बॉडी, ऑक्टामेर या न्यू बॉडी का फॉर्मेशन 4 प्रोटीन्स कर रहे हैं, H2A, H2B, H3 और H4. इनके दो मॉलिक्यूल कंबाइन होकर एक ऑक्टामेर फॉर्म करते हैं. That is slightly spherical structure which is compressed from the two sides. यानी एक स्ट्रक्चर जो न्यू बॉडी बनेगी वो ऑलमोस्ट इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. इस तरह के न्यू बॉडी का फॉर्मेशन ये ऑक्टामेर है, जिसमें H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन्स के दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. अब इसकी जो थिकनेस है, width है, that is 11 nanometer and this height is approximately 5.7 nanometer. ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसे अपन सेंटर से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. This basic structure formed represents an octamer और न्यू बॉडी. तो इस तरह के ऑक्टामेर या न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है. हिस्टोन प्रोटीन से 4 तरह के हिस्टोन प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, H2A, H2B, H3 and H4.
4 types of histone protein forms an octamer. That octamer is slightly compressed from both the sides. Thickness breadth है 11 nanometer and इसकी height होगी 5.7 nanometer. Now these new body represents the bead. ये new body beads represent करती हैं जिसपे DNA wrap around होगा और फिर न्यूक्लियोसोम चेन का फॉर्मेशन होता है. This is one new body. डीएनए की चेन इस न्यू बॉडी के चारों ओर 2 बार रैप होती है. डीएनए की चेन इट रैप्स अराउंड द न्यू बॉडी. दो बार रैप होगी और ये दोनों स्ट्रैंड नाउ इट विल मूव एंड जॉइन विद द नेक्स्ट न्यू बॉडी. ये जो पूरी डीएनए की स्ट्रैंड न्यू बॉडी के चारों ओर 2 बार रैप होती है ये 146 बेस पेयर लॉन्ग होती है. सो डीएनए स्ट्रैंड wraps around the new body twice. Length is 146 base pair long DNA. न्यू बॉडी के चारों ओर जो डीएनए की चेन 2 बार रैप होती है, इस डीएनए की चेन की लेंथ कितनी है? 146 बेस पेयर लॉन्ग होता है. इस तरह से एक न्यू बॉडी और डीएनए की चेन रैप हो गई, यानी डीएनए का फॉस्फेट ग्रुप और प्रोटीन का पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बाइंडिंग 1:1 रेशियो में होगी एंड दिस स्ट्रक्चर बिकम्स स्टेबल. ओके, अब इस स्ट्रक्चर पे H1 प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन बाइंड्स दीज टू चेन, यानी ये जो डीएनए है जो कनेक्ट कर रहा है इन दोनों चेन्स को हिस्टोन प्रोटीन बाइंड करके इस स्ट्रक्चर को थोड़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. दिस इज वन न्यू बॉडी, यानी एक न्यू बॉडी का स्ट्रक्चर. दिस इज अनदर न्यू बॉडी. H1 प्रोटीन यहां इन दोनों स्ट्रैंड को लिंक कर डीएनए को ज्वाइन करेगा और इस स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाता है. इस तरह से फोल्डिंग होगी, यानी न्यू बॉडी गेट्स एसोसिएटेड विद डीएनए. दैट डीएनए इज 146 बेस पेयर लॉन्ग. नाउ such new bodies are connected by DNA string. This DNA segment which is intermediate is known as linker DNA. लिंकर डीएनए की लेंथ होती है 54 बेस पेयर लॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 54 बेस पेयर लॉन्ग प्रेजेंट होता है. दिस इज H1 प्रोटीन विच प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर. दिस इज न्यू बॉडी. इस तरह से एक बीडेड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसमें न्यू बॉडी रिप्रेजेंट्स द बीड एंड डीएनए स्ट्रैंड रिप्रेजेंट्स द string like structure. So this basic chain is known as nucleosome chain. So ये जो basic chain का formation हुआ, ये basic chain क्या represent कर रही है? Nucleosome chain represent करती है.
सो अब इस पूरे स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन्स ज्वाइन होकर ऑक्टामेर बना रहे हैं। इस ऑक्टामेर के चारों ओर 146 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए 2 बार कॉइल होगा। इस कॉइलिंग को स्टेबल बनाने के लिए एक H1 प्रोटीन का मॉलिक्यूल बाइंड होता है। इस तरह से बहुत सारे न्यू बॉडीज मिलकर एक चेन बनाएंगे। दिस चेन रिप्रेजेंट्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर and it forms the basic nucleosome chain. Okay? अब इस न्यूक्लियोसोम चेन में फर्दर कॉइलिंग और फोल्डिंग ऑब्जर्व की जाती है। This nucleosome chain undergoes folding or coiling at two levels. First is solenoid model. सोलेनॉइड मॉडल के अकॉर्डिंग ये डीएनए की स्ट्रिंग कॉइल होकर एक सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, यानी ये न्यूक्लियोसोम की चेन है। दिस अंडरगोज कॉइलिंग टू फॉर्म ए सोलेनॉइड मॉडल लाइक दिस। यहां पे सारे न्यू बॉडीज प्रेजेंट है। इस सोलेनॉइड की थिकनेस 30 नैनोमीटर्स होती है। फर्स्ट लेवल कॉइलिंग कहां देखी गई डीएनए की? न्यूक्लियोसोम चेन में, जिसमें डीएनए 2 बार रैप हो रहा है एक न्यू बॉडी के चारों ओर। सेकेंड लेवल की कॉइलिंग देखी गई सोलेनॉइड मॉडल में, जिसमें न्यूक्लियोसोम की चेन एक 30 नैनोमीटर थिकनेस वाला सोलेनॉइड फॉर्म करती है, यानी एक सिंपल सोलेनॉइड की चेन का फॉर्मेशन होगा इस तरह से। दिस सोलेनॉइड अंडरगो सुपर सोलेनॉइड कॉइलिंग। इस सुपर सोलेनॉइड मॉडल के अकॉर्डिंग ये सोलेनॉइड की चेन, दिस चेन ऑफ सोलेनॉइड अंडरगोज कॉइलिंग ट्वाइस, अंडरगोज कॉइलिंग टू फॉर्म अ सुपर सोलेनॉइड जिसका डायमीटर 4000 एंगस्ट्रॉम होता है, यानी इट अंडरगोज फर्दर कॉइलिंग टू फॉर्म अ सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड हैविंग अ डायमीटर ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम। अब इस अगर सोलेनॉइड चेन को इस तरह से कॉइल किया जाए कि एक सुपर सोलेनॉइड जैसा स्ट्रक्चर बन जाए, इस तरह से ये कॉइल होता जाएगा। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसकी थिकनेस होगी, डायमीटर होगा 4000 एंगस्ट्रॉम और इसके वॉल की थिकनेस है 300 नैनोमीटर, 300 angstrom or 30 nanometer because it is formed by a single solenoid. This super solenoid chain represents one subchromatid and two such subchromatid undergoes coiling to form one chromatid. Okay, so write down nucleosome chain undergoes coiling at two levels. Solenoid is formed by string of nucleosome. Solenoid is formed by string of nucleosome having a diameter of 30 nanometer. The solenoid is further coiled into a super solenoid structure, having a diameter of
4,000 Armstrong. This super solenoid chain represents a subchromatid or chromonemata Two such chromatids undergoes further coiling to form chromatid. This solenoid model was proposed by Finch and Klug. This solenoid model was proposed by Finch and Klug. Okay, so this is how histone protein combines with DNA to form the basic chromatid of chromosome. Two such chromatid forms one chromosome. Okay. इसके बाद अपन दो स्पेशल क्रोमोसोम्स पढ़ेंगे जिन्हें कॉमनली जायंट क्रोमोसोम कहा जाता है. They are known as giant chromosome due to their extraordinary size. Extraordinary size वाले होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें कॉमनली क्या कहा जाता है? जायंट क्रोमोसोम. दो तरह के जायंट क्रोमोसोम्स नॉर्मली आकर करते हैं जिनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं. पहला है पोलीटीन क्रोमोसोम. फर्स्ट इज पोलीटीन क्रोमोसोम. और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम. पोलीटीन क्रोमोसोम और सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम. सबसे पहले बाल्बियानी ने डिस्कवर्ड इट इन salivary glands of Chironomus insect. So it was known as salivary gland chromosome. Later on, it was also discovered in insects like Drosophila. Later on, it was also discovered in insects like Drosophila mosquito. इसलिए कॉमन नेम दिया गया सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम. अब ये सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम मल्टीपल थ्रेडेड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं. दैट्स व्हाई द टर्म पोलीटीन, पोली मीन्स मेनी, टीन मीन्स थ्रेड. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज पोलीटीन और मेनी थ्रेडेड स्ट्रक्चर. टर्म पोलीटीन वॉज गिवन बाय कोलर. कोलर coined it as polytene chromosome. Kohler coined the term polytene due to
many thread or strand like structure. इसके मेनी स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर की वजह से जो टर्म दिया गया दैट इज पोलिटीन. अब नाउ हाउ सच क्रोमोसोम डेवलप्स, ये इन क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन सलाइवरी ग्लैंड्स के सेल्स में होता है जहां पर डुप्लीकेशन होगा डीएनए का बट डिवीजन नहीं होगा, यानी दे डेवलप ड्यू टू प्रोसेस नोन एज एंडो रीडुप्लीकेशन. सेल डिवीजन के एस फेज में क्रोमोसोम डुप्लीकेट होते हैं बट माइटोसिस नहीं होती, जिस वजह से डिवीजन नहीं होता. इसलिए नंबर ऑफ थ्रेड्स विद इन अ सेल कीप ऑन इंक्रीजिंग. सारे क्रोमोसोम जो एक सेल में प्रेजेंट है वो आपस में एंटैंगल्ड होकर एक मल्टी थ्रेडेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे पोलिटीन क्रोमोसोम कहा जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस क्रोमोसोम, सारे क्रोमोसोम्स अपने रैंडमली ये सारे एक पॉइंट से ज्वाइन होते हैं. जितने भी क्रोमोसोम हैं इनके हेटेरोक्रोमैटिन दे ज्वाइन एट वन पॉइंट, रेगुलर डुप्लीकेशन occurs and this point where the heterochromatin of all chromosome join is known as chromocenter. एंडो रीडुप्लीकेशन के बाद हर क्रोमोसोमल पेयर अपने क्रोमैटिन्स को डबल करता जाएगा, नंबर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बट वो सारे एक ही पॉइंट से अटैच हो जाते हैं जिसकी वजह से एक मल्टीपल थ्रेडेड स्ट्रक्चर नजर आता है. इस मल्टीपल थ्रेडेड स्ट्रक्चर का एक डार्क पॉइंट जहां से ये सारे क्रोमोसोम्स अटैच्ड होते हैं इन्हें क्रोमोसेंटर कहा जाता है. क्रोमोसेंटर रिप्रेजेंट्स द हेटेरोक्रोमैटिन रीजन वेयर द हेटेरोक्रोमैटिन ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स gets intact together or remains joined together. और ये जितनी भी थ्रेड्स नजर आ रही हैं ये सारे इसके क्रोमैटिन्स हैं हर क्रोमोसोम के. अब इस क्रोमोसोम के फॉर्मेशन में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का पेयर एक साथ ही रहता है. एक और स्पेशल फीचर जो देखा जाता है, अगर अपन किसी भी थ्रेड के स्ट्रक्चर को एनालाइज करके देखें तो दो डिस्टिंक्ट रीजन्स नजर आते हैं. बैंड्स एंड इंटरबैंड्स आर डिस्टिंक्टली विजिबल. Now, if we enlarge a particular section, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा. This is one chromatid. एक डार्क स्टेन्ड रीजन होगा जहां पर कॉइलिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, followed by a light stained region. These dark regions are known as bands and these light regions are known as interbands. A special feature of polytene chromosome is occurrence of dark bands in which mainly chromatin material undergoes complex coiling and folding, and the region in between two bands represents interband. इंटरबैंड्स में यहां पर ये जो कॉइलिंग है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जबकि इंटरबैंड वाले रीजन में क्रोमोसोम सिंपली अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर शो करता है. अब एक और स्पेशल फीचर दैट इज क्रोमोसोमल पफ्स और बेल्बियानी रिंग्स. कुछ बैंड्स वाले रीजन के, ये एक बैंड का रीजन है, क्रोमोसोम रैंडमली कॉइल्ड है. These chromosome gets loosened and opens up to exterior in the forms of puff-like structure. इस तरह से ये ओपन हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स क्रोमोसोमल पफ्स और बेल्बियानी रिंग्स. बैंड्स के कुछ रीजन्स के क्रोमैटिन जो भी हैं, दे बिकम्स अनकॉइल्ड, opens up during functioning and they form chromosomal puffs or Belbiani ring. So chromosomal puffs functional या active site को represent करते हैं जहां ट्रांसक्रिप्शन आकर करता है. ओके,
So write down first point, discovered by Belbiani in salivary glands of, discovered by Belbiani in salivary glands of Chironomus insect. In this, the process of endoreduplication, in this, the process of endoreduplication results in replication of DNA, replication of DNA several times without nuclear division, and the resulting daughter chromatids remains aligned side by side thus polytene chromosomes, about 1000 DNA molecules. The chromosome reveals distinct pattern of transverse, the chromosome reveals distinct pattern of transverse banding in which dark colored bands and light colored interbands are visible. In bands, DNA unfolds. In bands, DNA unfolds into open loops for transcription. These loops are known as chromosomal puffs. These loops are known as chromosomal puffs or Belbiani rings. These loops are known as chromosomal puffs or Belbiani rings, which represents functional or active region of chromosome. The puffs may
appear, grow and disappear. The pups may appear, grow and disappear during different stages. During different stages. In the center, a dark staining region. In the center, a dark staining region known as chromocenter develops. Known as chromocenter develops by the fusion of heterochromatin region of all the chromosome. Heterochromatin region of all the chromosome. क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब ये क्रोमोसोम्स कब नजर आते हैं? When they are visible, they can be seen during interphase and prophase of cell cycle. So next point, such chromosomes are visible during interphase. Visible during interphase and prophase of cell cycle. सेल साइकिल के इंटरफेस और प्रोफेज के वक्त ऐसे क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं. ओके, अब दूसरा जो क्रोमोसोम है दैट इज नोन एज लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम. सेकेंड टाइप ऑफ जायंट क्रोमोसोम इज लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम. First observed by Fleming in amphibian oocyte. Then Racket proposed the detailed structure of Lamb-Brush chromosome of shark oocyte. So he proposed the detailed structure by studying the shark oocyte. These Lamb-Brush chromosomes are larger than polytene chromosome, larger than polytene chromosome, measure up to 1 millimeter in length. So they are larger than polytene chromosome and they measure up to 1 millimeter in length. इनका formation कैसे होता है? Same process, endoreduplication, but they are visible during in diplotin stage. Visible during
डिप्लोटीन स्टेज of meiosis visible during डिप्लोटीन स्टेज ऑफ meiosis. meiosis के डिप्लोटीन स्टेज में इन्हें क्लियरली ऑब्जर्व किया जा सकता है. मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम का पेयर बाइवेलेंट अटैच रहते हैं. सिनेप्सिस क्रॉसिंग ओवर के बाद सिनेप्सिस का फॉर्मेशन होता है. अब ये पेयर्ड कंडीशन में ही सारे क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं एंड रेडियल लूप्स डेवलप, giving it an appearance of brush which was once used to clean lamps of chimneys. Okay, so now what happens in this chromosome? This is bivalent. meiosis के वक्त ये 4 stranded stage में नजर आते हैं. इस तरह से एक पेयर अटैच हो जाएगा. They get fused like this. And then remaining other chromosome joins towards one side forming loop like structure. बाकी सारे क्रोमोसोम एक तरफ ज्वाइन हो जाएंगे जिससे लूप जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. इस तरह से ये अपीयर करते हैं एक ब्रश की तरह which was once used to clean lamps, so commonly known as lamp brush chromosome. इसमें loops represents the functionally active region of chromosome. So loops represents functionally active region of chromosome. Now next term जो आगे पढ़ेंगे वो है karyotype. हर स्पीसीज के प्लांट्स एनिमल्स सब में स्पेसिफिक नंबर क्रोमोसोम का होता है and each set of chromosome is characterized by certain specific characteristics like size, number, position of centromere. ये सारे characteristics एक set में present होते हैं. So these set of characteristics or these characteristics for a set of chromosome is known as karyotype. So write down each group of species are characterized by set of chromosome having specific characteristics like size, shape, position of centromere, etc. Characteristics of each set of chromosome is known as karyotype. So characteristics of each set of chromosome is known as karyotype. अब सारे क्रोमोसोम्स का जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? आइडियोग्राम. यानी कैरियोटाइप है कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे सेट, एक सेट यानी एक ऑर्गेनिज्म में, एक स्पीसीज में जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरियोटाइप कहा जाता है. एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of karyotype of a species is known as आइडियोग्राम. जब भी कैरियोटाइप को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को आइडियोग्राम कहा जाता है.
आइडियोग्राम जनरली हेप्लॉइड सेट के लिए बनाया जाता है, जिसमें क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाएगा. सो आइडियोग्राम इज generally prepared for haploid set of chromosome in which chromosomes are arranged in decreasing order of size. एक सेट का, स्पेशली एक हेप्लॉइड सेट को, क्रोमोसोम्स को जब उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो और उन्हें उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाए, तब उसे क्या कहा जाएगा? आइडियोग्राम कहा जाता है. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियोग्राम? व्हाई कैरियोटाइप्स आर यूज्ड? कैरियोटाइप जनरली इवोल्यूशनरी सिमिलैरिटीज शो करते हैं. दो तरह के कैरियोटाइप्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. पहला टाइप है सिमेट्रिकल कैरियोटाइप. जब सबसे छोटे और सबसे बड़े क्रोमोसोम्स के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखा जाता, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, देन इट इज नोन एज सिमेट्रिकल कैरियोटाइप. सो नंबर 1, सिमेट्रिकल कैरियोटाइप. सिमेट्रिकल कैरियोटाइप में लिखो, व्हेन smallest and largest chromosome does not vary much in their size. ये कंडीशन जनरली ऑब्जर्व की जाती है पाइनस में. सेकेंड टाइप है एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप. when smallest and largest chromosome vary much in their size. सबसे बड़े और सबसे छोटे क्रोमोसोम के साइज के बीच में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा जाता है, तब उसे क्या कहा जाएगा? एसिमेट्रिकल कैरियोटाइप कहा जाएगा. एग्जाम्पल इज गिंको बाइलोबा. कैरियोटाइप की इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या? इट इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. कैरियोटाइप की स्टडी से ऑर्गेनिजम्स के बीच में, दो सेल के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस किया जा सकता है. जितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज देखी जाएंगी कैरियोटाइप्स के बीच में, उतने ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे. जितने ज्यादा डिफरेंस देखे जाएंगे कैरियोटाइप्स के बीच में, उतने ही डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट, कैरियोटाइप इज यूज्ड टू ट्रेस evolutionary relationship between organism. Karyotype is used to trace evolutionary relationship between
ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आगे जो टर्म पढ़ेंगे वो है क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में। नाउ क्रोमोसोम रिमेन्स इन कंडेंस स्टेज। क्रोमोसोम क्रोमैटिन मटेरियल का कंडेंस स्टेज है जो सिर्फ डिवीजन फेज के वक्त नजर आते हैं। इंटरफेज में क्रोमोसोम अनकॉइल्ड स्टेज में होता है जिसे क्रोमैटिन कहा जाता है। दो फॉर्म्स में क्रोमैटिन आकर करता है, वन इज यूक्रोमैटिन एंड अनदर वन इज हेटेरोक्रोमैटिन। So we'll study the differences between euchromatin and heterochromatin. Euchromatin represents loosely coiled condition or loose or network fine strands, that is known as euchromatin. तो यूक्रोमैटिन क्या है? क्रोमोसोम विच रिमेन्स एक्सटेंडेड और लूजली कॉइल्ड। ड्यूरिंग इंटरफेस। जब क्रोमोसोम इंटरफेस कंडीशन में लूजली कॉइल्ड या एक्सटेंडेड होता है तो उसे क्या कहा जाता है? यूक्रोमैटिन। एंड द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल विच रिमेन्स डीपली और डेंसली कॉइल्ड ड्यूरिंग इंटरफेस। जो इंटरफेस के वक्त डीपली कंडेंस या कॉइल्ड रहेगा उसे क्या कहा जाएगा? हेटेरोक्रोमैटिन कहा जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन के बीच में? जब क्रोमैटिन मटेरियल को स्टेन किया जाता है तो यूक्रोमैटिन अपीयर्स एज लाइटली स्टेन्ड रीजन क्योंकि ये एक्सटेंडेड है, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन अपीयर्स एज डीपली और कॉम्पैक्टली डार्क कलर्ड स्टेन्ड रीजन क्योंकि इसमें कॉइलिंग बहुत ज्यादा डेंस है। सो सेकेंड पॉइंट विल बी appears lightly or lightly stained when stained with एसिटोकार्मिन। लाइट कलर के लाइटली स्ट्रेन स्ट्रक्चर की तरह नजर आते हैं, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन अपीयर्स डार्कली स्टेन, डार्कली स्टेन्ड रीजन। ये डार्क कलर के डार्कली स्टेन्ड रीजन की तरह विजिबल होते हैं जब इन्हें एसिटोकार्मिन से स्टेन किया जाता है। नाउ यूक्रोमैटिन क्योंकि लूजली कॉइल्ड है, फंक्शनली एक्टिव रीजन रिप्रेजेंट करते हैं क्रोमोसोम का, जिसकी जीन्स एक्टिव स्टेट में है एंड इट अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन। सो इट रिप्रेजेंट्स फंक्शनली active region in which gene undergoes transcription। जबकि हेटेरोक्रोमैटिन जो कॉम्पैक्टली कॉइल्ड है, इट रिप्रेजेंट्स फंक्शनली इनएक्टिव रीजन्स। जो भी रिपीटिंग सीक्वेंस होते हैं, इनएक्टिव सीक्वेंस होते हैं, वो हेटेरोक्रोमैटिन रीजन में ऑब्टेन किए जाते हैं। इट नेवर अंडरगोस ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनली इनएक्टिव सेगमेंट्स।
So it represents functionally inactive region transcription cannot occur. ये हाईली कंडेंस्ड ये कॉइल्ड स्टेट में है, इसलिए ओपनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से दे कैन नेवर अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन. ओके, देन रेप्लिकेशन जब डीएनए का होता है, क्योंकि यूक्रोमाटिन लूजली कॉइल्ड है, इसलिए यूक्रोमाटिन रिप्रेजेंट्स अर्ली रेप्लिकेटिंग पार्ट, whereas heterochromatin represents late replicating part. So shows early replication, shows early replication. So they undergoes replication at an early rate, whereas heterochromatin shows late replication. Euchromatin replicates early, but heterochromatin replicates at a later stage. They are considered as late replicating structures. Okay. Now euchromatin एक ही तरह का है, but heterochromatin को normally दो categories में divide किया गया है, facultative heterochromatin and constitutive heterochromatin. दो terms use किए जाते हैं यहाँ पर, एक facultative heterochromatin, दूसरा term constitutive heterochromatin. हेट्रोक्रोमाटिन कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स. एक है हेट्रोक्रोमाटिन इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन, दूसरा टाइप होता है कंस्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमाटिन. कंस्टिट्यूटिव मतलब ये हमेशा हेट्रोक्रोमाटिन के फॉर्म में ही रहेगा. इट नेवर बिकम्स यूक्रोमाटिन इन नेचर, remains always densely coiled, hence always inactive. ये हमेशा डेंसली कॉइल्ड स्टेट में रहते हैं, इसलिए ये हमेशा कैसे हैं, इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं. जबकि फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमाटिन कैन गेट कन्वर्टेड टू यूक्रोमाटिन, यानी दे आर नॉट ऑलवेज इन अ हेट्रोक्रोमैटिक स्टेट. अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट दे मे चेंज, दे मे बिकम यूक्रोमैटिक इन नेचर और दे मे बिकम हेट्रोक्रोमैटिक इन नेचर. कैन बिकम यूक्रोमैटिक at times when required. So facultative heterochromatin can become euchromatic at times when required. Coiled condition में रहेंगे, but requirement के according undergoes uncoiling and become functional. Any facultative heterochromatin can occur in two states. They can become they are heterochromatic in nature, but at times they become euchromatic in nature. Whereas constitutive heterochromatin, they always remains heterochromatic in nature. Okay. एक और डिफरेंस जो ऑब्जर्व किया जाता है, यूक्रोमाटिन में क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमेशा कम ज्यादा रहती है कंपेयर टू हेट्रोक्रोमाटिन. So euchromatin में crossover frequency is generally more.
So high crossover frequency is observed in euchromatin, whereas in heterochromatin, crossover frequency is less. Because they are in highly coiled or condensed stage, they cannot be interchanged. So euchromatin always shows more crossover frequency compared to heterochromatic regions, which shows less crossover frequency.